गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रिवाइज करेंगे मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर विच इज मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में यू कैन एक्सपेक्ट 3 मार्क का एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 मार्क का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक या दो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब टोटल 8 से 10 मार्क का इसका वेटेज है। वापस जैसे मैथमेटिकल लॉजिक में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं, वैसे ही मैट्रिसेस में हम लोग देखेंगे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन। तो हम लोग प्रायोरिटी देंगे उन टाइप क्वेश्चन को, मतलब वैसे टाइप के क्वेश्चन को जिसके आने के चांसेस यूजुअली ज्यादा होते हैं। अब सबसे पहले मैट्रिसेस में पहले तो ये समझना होगा कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स इज नथिंग बट बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। रोज मतलब हॉरिजॉन्टल होते हैं, कॉलम्स मतलब वर्टिकल होते हैं। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाता हूं मैं, लेट्स से यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिख दिए 3, 4, 7 और यहाँ पे 3 नंबर लिख दिए 5, -2, 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करेंगे नंबर ऑफ रोज कितने, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 3। तो किसी भी मैट्रिसेस में सबसे पहले दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पे अगर 2 रोज है तो हम लोग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, जब भी हम लोग किसी भी मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखते हैं तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखने हैं और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे कितने रोज है, 2। कितने कॉलम्स है, 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ पे वही लिखा है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n या फिर m/n। पहले हमेशा नंबर ऑफ रोज लिखने हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। अब ये जो यहाँ पे हमने ऑर्डर लिखा है कि कितने रोज है कितने कॉलम्स है, इसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अलग अलग क्या होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं बट नंबर ऑफ रोज एक ही होने चाहिए। तो रो मैट्रिक्स का सिंपल डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं बट लिमिटेशन किस पे, नंबर ऑफ रोज पे। अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अब अगर एक ही रो है, जब भी हम लोग ऑर्डर लिखते हैं तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1। और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1/n, जहां पे n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऑब्वियसली नंबर ऑफ कॉलम्स जीरो नहीं हो सकते, नंबर ऑफ रोज भी जीरो नहीं हो सकते, नंबर ऑफ कॉलम्स भी जीरो नहीं हो सकते। तो रो मैट्रिक्स का अगर मैं एग्जांपल 5, 2, 1, 4, इसमें अगर तुम नोटिस करोगे एक ही हॉरिजॉन्टल रो है, तो इसका ऑर्डर जब हम लोग लिखेंगे तो रो तो एक ही होगा बट कॉलम्स कितने, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ये होगा 1/4, एक रो 4 कॉलम। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगा। वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं बट कॉलम्स एक ही होनी चाहिए, मतलब कॉलम एक ही होना चाहिए। मैट्रिक्स दैट इज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। इट इज ऑफ द ऑर्डर। अगर कॉलम एक ही है, जब भी हम लोग ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रो लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में अगर एक ही कॉलम आने वाला है तो इसका जब भी हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, m×1, क्योंकि m क्या डिफाइन करेगा, नंबर ऑफ रोज। और नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। जैसे कॉलम मैट्रिक्स का अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल, तो लेट्स से यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स बना दिया जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं बट नंबर ऑफ कॉलम एक ही होगा, 5, 7, 2। अब यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे हॉरिजॉन्टल 1, 2, 3 रो है बट वर्टिकल में कॉलम एक ही, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 1। मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। तो ये दो क्लियर हो गए, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अब अगला आता है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स या फिर इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं वॉइड मैट्रिक्स। इसका मतलब है इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। अब एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज भी कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने भी हो सकते हैं, बट जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। A matrix in which every element is zero is called a zero or null matrix. It is denoted by letter O. तो जब भी तुमको मैट्रिसेस में लेटर ओ कहीं पे दिखेगा दैट मीन्स वो डिफाइन कर रहे हैं एक जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग जीरो मैट्रिक्स का एक डेफिनेशन ले, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे बना है इसमें सारे एलिमेंट जीरो है, मतलब ये होगा हमारा जीरो मैट्रिक्स। इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे 2 रोज है, 2 कॉलम्स है। तो ये हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। तो दिस इज अ 2/2 मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे ओ से। ध्यान देना ये जीरो नहीं है, दिस इज ओ। तो जीरो मैट्रिक्स को किससे डिनोट करना है, ओ से। फिर अगला आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है अ मैट्रिक्स विद नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जितने रोज है उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। मतलब जैसे अगर नंबर ऑफ रोज 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज 3 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 होने चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये जो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बनाया था
भले ही ये नल मैट्रिक्स है बट इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो क्या इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं? हाँ। इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पे एक और एग्जांपल लूँ, जैसे लेट्स से यहाँ पे 1 2 4 5 7 9, भी अगर मैं ये मैट्रिक्स को इतना ही बनाऊं तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। 2 रोज है 3 कॉलम्स है, क्या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है? नहीं। तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या? नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे एक और रो ऐड कर दूं, लेट्स से -1 0 2, अब इसमें अगर तुम देखोगे नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3। तो ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हो गया तुम्हारा सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगला आता है डायगोनल मैट्रिक्स। पहले तो ये समझ लो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। जब भी हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं, जब भी हम लोग कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं, उसमें ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। ध्यान है ना, ये एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बोलना, ये भी डायगोनल होता है बट हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा लेफ्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट होगा और डायगोनली राइट तक जाएगा। तो ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे 1 7 और 2, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो अगर समझ गए तो डायगोनल मैट्रिक्स एकदम सिंपल। स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब भी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखेंगे तो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो पहले डायगोनल मैट्रिक्स का सबसे पहला कंडीशन क्या है? इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। हर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। यहाँ पे ये 3 एलिमेंट्स डायगोनल वाले हैं, तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन डायगोनल। मतलब 2 4 9, ये तीनों के तीनों नॉन डायगोनल है। 5 -1 0, ये भी तीनों नॉन डायगोनल है। एज पर डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो कर दूं तो ये तीनों भी जीरो होने चाहिए, और यहाँ पे ये भी जो नॉन डायगोनल्स है इनको भी अगर हम लोग जीरो लिख दें तब ये हो जाएगा तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के दो कंडीशन ध्यान रखना। सबसे पहले एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, पूरे डेफिनेशन में कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए या नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इन पे कोई कंडीशन नहीं, मतलब ये नॉन जीरो भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर एक ऐसा मैट्रिक्स बनाता हूँ, पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स का सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इज दिस अ स्क्वायर मैट्रिक्स? यस। 3 रोज है 3 कॉलम्स है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा कंडीशन क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के ये जो बाकी के एलिमेंट्स है, क्या ये सारे के सारे जीरो है? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है? हाँ। अब डायगोनल एलिमेंट्स में अगर जीरो रहा तो भी चलेगा, नॉन जीरो एलिमेंट्स रहे तो भी चलेगा। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इन पे कोई कंडीशन नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे इन तीनों डायगोनल एलिमेंट्स को भी जीरो करो, लेट्स से ये भी जीरो है ये भी जीरो है, क्वेश्चन ये आता है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। वापस डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस। डायगोनल मैट्रिक्स का सेकंड कंडीशन क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। सिर्फ हमें इतना चेक करना है नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है क्या। हाँ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो है तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनका क्या वैल्यू है उस पर कुछ डिपेंडेंसी है ही नहीं। अब यहाँ पे अगर तीनों के तीनों जीरो है तो भी ये क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये सब जीरो एलिमेंट्स है, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो है, तो बाय डेफिनेशन ये जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये जीरो मैट्रिक्स भी है और साथ में ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं कि हर जीरो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि जब भी तुम जीरो मैट्रिक्स बनाओगे तो उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो डेफिनेटली जीरो होंगे, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो नॉन डायगोनल तो जीरो हो गए ही होंगे। और जीरो मैट्रिक्स में अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। एनी जीरो मैट्रिक्स विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल के दो कंडीशन याद रखना, तीसरे कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये जीरो रहे तो भी चलेगा, ये जीरो नहीं है तो भी चलेगा। नेक्स्ट तुम्हारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स के बाद यू हैव स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखो क्या है।
इसको रिलेट करके हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स से। पहले तो स्केलर मैट्रिक्स का सबसे पहला कंडीशन है अडायगोनल मैट्रिक्स। तो जब तक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तब तक हम लोग उसको स्केलर मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो ही हम लोग चेक करेंगे कि स्केलर है कि नहीं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सीन इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ। फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये तुम्हारा डायगोनल है तो इसके अलावा जो एलिमेंट्स है क्या वो जीरो है? हाँ। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो है मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स अगर एक बार डिफाइन हो गया, अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे दोनों डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू क्या है? 2 है। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हारे इक्वल है तो वो जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स के दो कंडीशन याद रखना है, एक तो सबसे पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा उसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो ये हम लोग उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट तुम्हारा आता है विच इज यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स में भी दो कंडीशन, पहला कंडीशन स्केलर मैट्रिक्स, मतलब वो स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स मतलब एक तो डायगोनल होना चाहिए और डायगोनल के साथ उसके डायगोनल एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो यूनिट मैट्रिक्स का पहला कंडीशन क्या है? इट शुड बी अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, मतलब यूनिटी। तो स्केलर मैट्रिक्स में पहले तो हमने डिफाइन कर दिया था कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, तो ये हम लोग उसको स्केलर बोल सकते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये जो इक्वल होने वाले, अगर मैं इनको वन वन कर दूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में दो कंडीशन, सबसे पहले इट शुड बी अ स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स के साथ साथ उसके डायगोनल एलिमेंट्स वन होने चाहिए। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 2 3 4 ऐसे कुछ चलेंगे क्या? नहीं, डेफिनेटली क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। तो अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके बोलूं, डायगोनल एलिमेंट्स वन होने चाहिए, नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। क्लियर है? स्केलर मैट्रिक्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करके बोलूं, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करके बोलूं, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो हमें सिंपल इतना याद रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, स्केलर के लिए क्या कंडीशन है, यूनिट के लिए क्या कंडीशन है। नेक्स्ट तुम्हारा टाइप आता है, अच्छा यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग डिफाइन करेंगे लेटर आई से। जैसे जीरो मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिफाइन करने वाले? ओ से। वैसे यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिफाइन करेंगे? आई से। क्वेश्चन में अगर तुम्हारे पास दे दिया है आई इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब जब भी हम लोग ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें दो एलिमेंट्स होने चाहिए, एक तो नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। बट यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है, मतलब इसमें दो रोज हो गए और दो कॉलम्स हो गए, क्योंकि ये जो यूनिट मैट्रिक्स होता है ये हमेशा स्केलर होता है और स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल होता है और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है। मतलब ये जो यूनिट मैट्रिक्स होता है दिस इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर सिर्फ 2 लिखा, क्योंकि अगर 2 लिखा है मतलब नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो इसको अगर हमें फॉर्म करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब 4 एलिमेंट्स हो गए। उसमें यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो अगर उन्होंने यहाँ पे बोल दिया ऑफ ऑर्डर 3, अगर ऑर्डर 3 बोला है मतलब टोटल 3 रोज होने चाहिए, 3 कॉलम्स होने चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग 1 रखेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 रखेंगे। तो ये होगा तुम्हारा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो क्वेश्चन में से वो इतना बोलेंगे कंसिडर अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या फिर कंसिडर अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हमें समझ जाना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स अगर बोला है तो कैसे। अब नेक्स्ट तुम्हारा आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब नाम में लिखा है अपर ट्रायंगुलर, हमें सोचना उल्टा है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो स्क्वायर होना चाहिए, इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे का एलिमेंट, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर जीरो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगल। वैसे डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर जीरो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज जीरो इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट above the diagonal is zero is called a lower triangular matrix। अब अगर मैं दोनों का यहाँ पे एक एक डेफिनेशन या फिर एग्जांपल, लेट्स से सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। उसमें मान लो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिए 4 3 0 0 0 0 9 7 0।
अब हमें चेक करना है सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, हाँ। क्या डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो है? अगर डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो है तो उल्टा सोचो, नीचे के एलिमेंट जीरो है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो जीरो है या नहीं है उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक जीरो है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायगोनल एलिमेंट जीरो है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ ये चेक करना है अगर डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है तो क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूं, लेट्स से इसमें अगर तुम देखोगे डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स है वो जीरो है। अगर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उल्टा सबसे, डायगोनल के नीचे अगर जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के ऊपर अगर जीरो है तो उसको हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस इसमें ध्यान देना है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये कंपल्सरी। ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब बेसिकली तुम मैट्रिसेस में अलग अलग क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। रोज और कॉलम्स दिए होते हैं, अगर तुम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करोगे और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करोगे तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है ए 3 2 4 -1 0 6। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि इसका ऑर्डर क्या है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 रोज है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालना है, सबसे पहले ट्रांसपोज को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए और ऊपर टी। तो दिस रिप्रेजेंट्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बेसिकली क्या होता है, रो में जो भी लिखा है, फर्स्ट रो में जो भी लिखा है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो फर्स्ट रो में जो भी लिखा है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो फर्स्ट रो में क्या लिखा था, 3 2 4। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम में क्या लिखूंगा, 3 2 4। फिर सेकंड रो में जो भी लिखा है, सेकंड रो में जो भी लिखा है उसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे सेकंड रो में क्या लिखा है, -1 0 6। तो सेकंड कॉलम में मैं क्या लिखूंगा, -1 0 6। तो बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे बनता है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करो या फिर कॉलम को रोज में कन्वर्ट करो, दोनों में से कुछ एक करो, ट्रांसपोज मिल जाएगा। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, हो जाएगा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसका एग्जैक्टली उल्टा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालना है, सिंपल है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करो, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट। तो यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स का उन्होंने डेफिनेशन क्या लिखा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए और ऊपर टी, बराबर। अब अगला आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले जब भी तुमको दो मैट्रिसेस ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने, उसके लिए एकदम सिंपल रूल है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए तो ही तुम लोग उनको ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर ऑर्डर अलग है, दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर अलग है तो ऐड करना पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस इज सेम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स लेता हूँ, मैट्रिक्स ए मैंने ले लिया है 4 7 2 3 9 4, और मैट्रिक्स बी हमने यहाँ पे ले लिया लेट्स से -4 0 6 -3 4 -9। अब हमें कैलकुलेट करना है ए प्लस बी। दोनों मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है, दोनों मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा इसका ऑर्डर क्या है और इसका ऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 3 रोज है 2 कॉलम्स है। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रोज है 2 कॉलम्स है। क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, हाँ। अगर ऑर्डर सेम है तो ये हम लोग एडिशन कर सकते हैं। अब एडिशन करना है तो कुछ नहीं करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट ऐड करो। 4 और -4 जब ऐड हो जाएंगे तो कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बनेगा 0। उसके बाद यहाँ का सेकंड एलिमेंट, यहाँ का सेकंड एलिमेंट 7 + 0 7। फिर यहाँ पे 2 + 6 दिस विल गिव यू 8। 3 और -3 दिस विल गिव यू 0। 9 और 4 दिस विल गिव यू 13। फाइनली 4 और -9 दिस विल गिव यू 4 - 9 -5। तो एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन, कंडीशन क्या है, दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन देखो, जब भी हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे
तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। तो ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है, मान लो मैट्रिक्स ए में यहाँ पे दिया है 2 3 1 4 0 0, और यहाँ पे मैट्रिक्स बी हमने बना दिया 1 2 3 9 0 0। अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले अगर हम लोग ए इंटू बी कैलकुलेट कर रहे हैं, ए इंटू बी अगर कैलकुलेट करने वाले, तो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, यहाँ पे ए है, सेकंड मैट्रिक्स कौन सा है, बी है। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2 रोज है 3 कॉलम्स है, तो ये हो जाएगा 2/3। सेकंड मैट्रिक्स मतलब बी, बी का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, बराबर। अब यहाँ पे हमें सिर्फ इतना चेक करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। अगर ये दोनों मैच हो गए, अगर ये दोनों मैच हो गए तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अगर ये दोनों मैच नहीं होते तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट मैच होना चाहिए, फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड का नंबर ऑफ रोज। अब ये एक बार मैच हो गया तो ये जो ए इंटू बी नया मैट्रिक्स बनने वाला है, इसका ऑर्डर हम लोग देखो कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे 3 और 3 मैच हो गया, क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा। तो जो आपका मल्टीप्लीकेशन के बाद मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। तो जो यहाँ पे बच गया 2 और जो यहाँ पे बच गया 2, वो आपके नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/2। मतलब नए मैट्रिक्स में 2/2 मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 4 एलिमेंट्स हो गए, 2 रोज 2 कॉलम। तो यहाँ पे लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। देखो हमें एलिमेंट्स को कैलकुलेट कैसे करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। एडिशन में तो बहुत सिंपल था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे तो तुमको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। बट मल्टीप्लिकेशन में हम लोग हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के हमेशा रोज कंसिडर करने, ध्यान रखना, फर्स्ट मैट्रिक्स के हमेशा रो कंसिडर करने और सेकंड मैट्रिक्स के हमेशा कॉलम कंसिडर करने। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर मैं फर्स्ट रो कंसिडर करूँ और सेकंड मैट्रिक्स का अगर मैं फर्स्ट कॉलम कंसिडर, अब इनको जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। देखो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा 2 प्लस यहाँ का सेकंड, यहाँ का सेकंड 3 इंटू 3 9, तो प्लस 9। उसके बाद यहाँ का थर्ड और यहाँ का थर्ड 1 इंटू 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 प्लस 0। हमेशा क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज लेने हैं और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम लेने हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो तुमको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो वैसे के वैसे फिक्स होगा, बस यहाँ पे जब हमने फर्स्ट कॉलम लिया था, अब इसकी जगह पे हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह पे सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, सेकंड एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट था ये कैसे मिला था, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ये जो एलिमेंट है ये कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ का सेकंड, यहाँ का सेकंड 3 इंटू 9 ये हो जाएगा 27 प्लस यहाँ का थर्ड, यहाँ का थर्ड 1 इंटू 0 दिस विल गिव यू 0। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड। अब हमें ये चेक करना है क्या फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, हाँ, और हमको 2 एलिमेंट्स मिल गए। तो फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया क्योंकि वो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें सेकंड रो पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ से इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, तो यहाँ से हम लोग सेकेंड रो को सिलेक्ट करेंगे और वापस यहाँ से हम लोग फर्स्ट रो को सिलेक्ट। तो अब हम लोग क्या करने वाले, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 4 इंटू 1 4 प्लस यहाँ का 0 इंटू यहाँ का 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ का 0, यहाँ का 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, प्लस 0 आएगा। तो क्या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, हाँ। तो सेकेंड रो वैसे ही फिक्स रहेगा। अब सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम की जगह पे हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ का फर्स्ट, यहाँ का फर्स्ट 4 इंटू 2 8 प्लस 0 इंटू 9 0 प्लस 0 इंटू 0 0।
तो यहाँ पे अगर सारे एलिमेंट्स को तुम ऐड कर दोगे तो फाइनली तुमको मैट्रिक्स ए बी मिलेगी। तो मैट्रिक्स ए बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 + 9 11, 4 + 27 21, 4 + 0 4, 8 + 0 8। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैट्रिक्स ए बी। अब हमें चेक करना है, जैसे हमने ए बी कैलकुलेट किया वैसे ही बी ए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जब हम लोग बी ए का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें ध्यान देना, अगर मैं बी ए का कैलकुलेशन कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा, बी, और सेकंड मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा, ए। तो बी ए का ऑर्डर क्या था, बी ए का ऑर्डर था 3/2, सॉरी बी का ऑर्डर क्या था 3/2, और ए का ऑर्डर क्या था 2/3। ए का ऑर्डर है 2/3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या चेक करना होता है, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, हाँ। तो क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, हाँ। तो जैसे ही यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये दोनों मैच हो गए, 2 और 2 मैच हो गए। तो अब क्या बचा यहाँ पे, 3 बचा, और यहाँ पे 3 बचा। तो ये जो बी इंटू ए मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा। इसमें 3 रोज हो गए और 3 कॉलम्स हो गए। इसका ऑर्डर 3/3 है, ए बी का ऑर्डर क्या था 2/2। तो क्या ए बी और बी ए सेम बनेगा, नहीं। तो मैट्रिसेस में जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए, मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी। बट एडिशन में ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो सेम ही आता है, बट मल्टीप्लीकेशन में वैसा नहीं होगा। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब मैं समझाऊंगा कि ए बी और बी ए सेम क्यों नहीं होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, इफ ए बी एग्जिस्ट बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट। क्यों, अब जैसे लेट्स से अगर मान लो ए का ऑर्डर है 2/2, बी का ऑर्डर है 2/3। अगर मैं ए इंटू बी करने जाऊँ, अगर मैं ए इंटू बी करने जाऊंगा तो मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, ए। सेकंड मैट्रिक्स कौन सा है, बी। मुझे फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने हैं, सेकंड के नंबर ऑफ रोज चेक करने हैं। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, हाँ। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं मतलब ए इंटू बी करना पॉसिबल। बट जब मैं बी इंटू ए करने जाऊंगा, बी इंटू ए, तो इस बार मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, बी है, और बी का ऑर्डर क्या है 2/3, और सेकंड मैट्रिक्स कौन सा है, ए है, ए का ऑर्डर क्या है 2/2। अब हमें चेक करना है फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज, क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, नहीं। ये दोनों अगर मैच नहीं हो रहे तो क्या बी ए निकालना पॉसिबल है, तो यहाँ पे बी इंटू ए ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो ए इंटू बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी इंटू ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो बी ए एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग कि वो ऑर्डर मैच होता है कि नहीं होता है। If AB exists, BA may or may not exist. If BA exists, AB may or may not exist. If AB and BA both exist, they may or may not be equal. जैसे यहाँ पे हमने देखा था ये एग्जांपल में AB का कैलकुलेशन भी हो रहा है, BA का कैलकुलेशन भी पॉसिबल हो रहा है, बट जब हम लोग BA का कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, बट AB का मैट्रिक्स 2/2 का बना, मतलब ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल नहीं होने वाले। तो AB अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका ये मतलब है क्या BA एग्जिस्ट करेगा, नॉट डेफिनेट। BA अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका ये मतलब है क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा, नॉट डेफिनेटली। ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब है क्या दोनों इक्वल इक्वल हो गए, नॉट डेफिनेटली। तो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अब अगला आता है तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एकदम सिंपल डेफिनेशन है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली तुमको आइडेंटिफाई कैसे करना है, देखो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर मैं स्टेटमेंट वाइज बोलूं तो कंडीशन क्या है, अ मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली इफ ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए। मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करोगे तो भी तुमको सेम मैट्रिक्स मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है, ओरिजिनल जो भी मैट्रिक्स है और उसका जो भी ट्रांसपोज है वो इक्वल होना चाहिए। अब ये मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा, हम लोग ट्रांसपोज कैसे बनाते हैं, लेट्स से इसको मैंने बोल दिया मैट्रिक्स ए, इसका अगर हमें ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है तो ट्रांसपोज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी कॉलम में लिखा है या फिर जो भी रो में लिखा है उसको कॉलम में कन्वर्ट करो। तो फर्स्ट रो में क्या लिखा है ए एच जी, तो इसको मैं क्या करूंगा फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा ए एच जी। अब सेकेंड रो में क्या लिखा है एच बी ई, तो इसको मैं सेकेंड कॉलम बना दूंगा, तो सेकेंड कॉलम हो जाएगा एच बी ई। अब थर्ड कॉलम में क्या लिखा है जी ई सी, सॉरी थर्ड रो में क्या लिखा है जी ई सी, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड कॉलम हो जाएगा जी ई सी।
तो ये आ गया ट्रांसपोज। अब अगर तुम नोट करोगे मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज एग्जैक्टली मैच हो रहा है, ए एच जी, एच बी ई, जी ई सी। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। जब ये दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया स्टेटमेंट। अब बिना ट्रांसपोज निकाले अगर तुमको आइडेंटिफाई करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तुमको सिर्फ दिख रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स को इग्नोर करो, डायगोनल एलिमेंट्स को इग्नोर करो। ये जो क्रॉस में एलिमेंट्स है एच एच, ये मैच होने चाहिए। ये जो क्रॉस में एलिमेंट है जी जी, ये मैच होने चाहिए। और ये जो क्रॉस में एलिमेंट है ई ई, ये मैच होने चाहिए। तो ये इसके साथ मैच होना चाहिए, ये वाला इसके साथ मैच होना चाहिए, और ये इसके साथ मैच होना चाहिए। अगर ये तीनों मैच हो रहे तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज के साथ अज्यूम करूँ, कोई वैल्यूज अगर ले लेते हम लोग, हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज निकाल के चेक करो। अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज सेम है मतलब वो सिमेट्रिक है। बिना ट्रांसपोज निकाले अगर तुमको चेक करना है तो हम लोग सिर्फ देख के हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे, डायगोनल एलिमेंट्स को इग्नोर करो, सिर्फ ये क्रॉस में जो एलिमेंट्स है क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन हो गया। ये जो क्रॉस का एलिमेंट है 2 और यहाँ का -2, क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, ओके। ये जो क्रॉस के एलिमेंट है 6 और 6, क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, हाँ। अगर तीनों केस में मैच हो रहा है डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, बाकी क्रॉस एलिमेंट्स अगर मैच हो रहे हैं मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर मैं ट्रांसपोज लेने का ट्राई करता हूँ, लेट्स से हम ट्रांसपोज लेने का यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 1 3 -2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 3 0 6। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा -2 6 4। अब अगर तुम नोटिस करोगे ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज एग्जैक्टली एलिमेंट बाय एलिमेंट मैच हो, मतलब ये डेफिनेटली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्टेटमेंट वाइज कंडीशन क्या है, ए शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है, तो हमें पता होना चाहिए ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज अगर मैच हो रहा है मतलब वो सिमेट्रिक है। या फिर सिर्फ देख के अगर हमें बोलना है तो डायगोनल एलिमेंट्स को इग्नोर करो, क्रॉस में एलिमेंट्स मैच करो, 3 3 मैच हो रहा है, -2 -2 मैच हो रहा है, 6 और 6 मैच हो रहा है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे ही एक और होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वापस स्टेटमेंट वाइज इसका डेफिनेशन क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ट्रांसपोज। ओरिजिनल मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ट्रांसपोज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। एक बार एक एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं उसको स्टेटमेंट वाइज समझाता हूँ और फिर ये भी समझाऊंगा कि बिना स्टेटमेंट के मतलब बिना ट्रांसपोज निकाले सिर्फ देख के हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो मान लो एक एग्जांपल ले लो यहाँ पे, लेट्स से लेट्स से हमने यहाँ पे एक 3 by 3 मैट्रिक्स ले लिया। तो इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालने जाएंगे, अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 0 -3 2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 0 4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 -4 0। अब हमें चेक करना है क्या ए इज नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज का अगर मैं नेगेटिव करूंगा तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू ए मिलनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए ट्रांसपोज का अगर नेगेटिव करोगे तो तुमको ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिलना चाहिए। चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब भी मैं किसी मैट्रिक्स को एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसके सारे एलिमेंट्स वो नंबर से मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसके सारे एलिमेंट्स में माइनस साइन लगना चाहिए। अब 0 0 0 इनमें माइनस साइन लगा के कोई पॉइंट है क्या, -0 ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, इसमें तो माइनस साइन नहीं लगेगा। बट यहाँ पे जब माइनस साइन लगेगा तो ये 3 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव ए ट्रांसपोज लिखने जाता हूँ तो उसमें पहले तो 0 0 0 वैसे ही रहेगा। ये 3 का अगर नेगेटिव होगा तो ये -3 होगा, ये -3 का नेगेटिव होगा तो ये +3 होगा। तो यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे +3 आएगा। फिर -2 का नेगेटिव +2 हो जाएगा, 2 का नेगेटिव -2 हो जाएगा।
तो -2 का नेगेटिव +2 हो जाएगा, 2 का नेगेटिव -2 हो जाएगा। वैसे ही -4 का नेगेटिव +4 होगा, 4 का नेगेटिव -4, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा। अब अगर तुम चेक करोगे ये जो नेगेटिव A ट्रांसपोज है, ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ, एग्जैक्टली मैच हो रहा है ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ। तो क्या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ओरिजिनल मैट्रिक्स A इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज? अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिर्फ देख के कैसे बोलना है, देखो स्क्यू सिमेट्रिक में दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, डायगोनल एलिमेंट जीरो होनी चाहिए। ध्यान देना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि डायगोनल एलिमेंट जीरो होनी चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक ही कंडीशन है, ये जो क्रॉस के एलिमेंट्स है ये इक्वल होने चाहिए। बट स्क्यू सिमेट्रिक में दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, डायगोनल एलिमेंट्स जो भी है वो सारे जीरो होने चाहिए। दूसरा कंडीशन, ये जो क्रॉस के एलिमेंट्स है इनके वैल्यूज सेम होने चाहिए बट साइन ऑपोजिट होने चाहिए। मतलब ये अगर -3 तो ये क्या होगा, 3। ये अगर 2 है तो ये क्या होगा, -2। ये अगर 4 है तो ये क्या होगा, -4। तो क्रॉस वाले एलिमेंट्स वैल्यू वाइज तो सेम हो गए बट उनका साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो -3 का 3, 2 का -2, 4 का -4। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते, अगर तुमको देख के ये दोनों कंडीशन दिख रहे, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट अगर सॉल्व करने बोला है, अगर प्रूव करने बोला है, प्रूव दैट दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज का नेगेटिव करेंगे और चेक करेंगे ओरिजिनल और नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज। अगर ये मैच हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर प्रूव करने बोला, प्रूव दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो हम लोग लिख देंगे सिंस A इक्वल टू A ट्रांसपोज देयरफॉर दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूव करने के लिए आ सकता है। अगर एमसीक्यू में आ गया तो डायरेक्टली देख के हम लोग बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगला आता है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ये मतलब बेसिक नॉलेज के लिए ये, किसी भी मैट्रिक्स में अगर तुम नल मैट्रिक्स ऐड करोगे तो मैट्रिक्स वापस वही रहेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट्स से 2 3 -7 4, और इसमें मैं एक नल मैट्रिक्स ऐड करता हूँ 0 0 0 0, तो अगर तुम दोनों ऐड करोगे 2 + 0 वापस 2 आएगा, 3 + 0 3 आएगा, -7 + 0 -7 आएगा, 4 + 0 4 आएगा। मतलब वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आने वाला है। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर तुम नल मैट्रिक्स ऐड करोगे तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, वापस तुमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा। और किसी भी मैट्रिक्स में अगर तुम नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा नल मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर तुम जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हें जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। फाइनली किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो क्वेश्चन मैंने बोले थे कि 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 3 मार्क के क्वेश्चन में यूजुअली ट्रांसपोज का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर दो मैट्रिक्स का एडिशन करो। मतलब क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ मैं, पहला टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे हो सकता है, मैट्रिक्स ए दे देंगे तुमको 4 7 3 9, मैट्रिक्स बी दे देंगे तुमको 2 3 1 4, और बोलेंगे फाइंड ए प्लस 3 × बी ट्रांसपोज। अब सिंपल, मैट्रिक्स ए तुम्हारे पास ऑलरेडी रेडी है क्या? हाँ, तो इसमें कुछ करना नहीं। पहले तो बी ट्रांसपोज है क्या तुम्हारे पास? नहीं। तुमको बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो ट्रांसपोज जो भी आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा। फिर 3 × बी ट्रांसपोज तुम्हारे पास बन जाएगा। फिर दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐसे एडिशन मल्टीप्लीकेशन के सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। बट ये जो 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें यूजुअली ये तो पूछे जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। मतलब इसमें क्या होता है, हमको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए ना कुछ स्टेप्स होते हैं और दो अलग अलग मेथड्स हैं। वो मेथड समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम लोग कौन से चेंजेस या फिर कौन से ट्रांसफॉर्मेशन करने अलाउड है मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में तो टोटल तुम लोग सिर्फ 3 ही चेंजेस कर सकते हो, 3 ही ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। इन 3 के अलावा और कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी। सबसे पहले इंटरचेंजिंग रोज विद रोज एंड कॉलम्स विद कॉलम्स। फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, या फिर फर्स्ट रो को और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। वैसे ही फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, कॉलम को कॉलम से। बट रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज मत करो, क्योंकि अगर तुम रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करोगे तो फिर वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो इंटरचेंज करते हो, रो को रो के साथ ट्रांसफर ये करना है, एक्सचेंज करना है, और कॉलम को कॉलम के साथ एक्सचेंज करना है। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सेकंड जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो अलाउड है, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केल। मतलब हम लोग किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब लेट्स से अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स दिया है 5 7 3 -2,
अब इसमें अगर मुझे स्पेसिफिक फर्स्ट रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे सेकंड रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है कर सकता हूँ, या फिर फर्स्ट कॉलम को या फिर सेकंड कॉलम को। बस लिखते वक्त हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट रो को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रो वन विल चेंज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय R1। मतलब हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हम लोग कौन से रो को चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट रो को, और क्या चेंज कर रहे हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे तो फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट सेकंड रो वैसा का वैसा रहेगा, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15, 7 इंटू 3 ये हो जाएगा 21। फिर सेकंड वाला जो रो है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, सेकंड वाला रो एज इट इज वैसे के वैसे रहेगा, 3 और -2। तो सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास अलाउड है, विच इज you can multiply elements of any row or column by a non-zero scalar। स्केलर मतलब कांस्टेंट, बट वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो से मल्टीप्लाई करना है, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। थर्ड, एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो। मतलब सिंपल, किसी भी रो के एलिमेंट्स को तुम किसी और रो में ऐड कर सकते हो, या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को तुम किसी और कॉलम में ऐड कर सकते हो। यही एग्जांपल अगर मैं कंटिन्यू करूं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट चेंज करने के बाद ये हो गया था। अब मान लो अगर मुझे सेकेंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो में ऐड करना है, मतलब मुझे फर्स्ट रो को चेंज करना है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स चेंज करने हैं, बट मुझे चेंजेस क्या करना है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में सेकेंड रो के एलिमेंट्स ऐड हो जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा रो चेंज करने वाले, फर्स्ट रो। इसमें क्या चेंज करने वाले कि फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकेंड रो के एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें कौन सा रो चेंज होगा, सिर्फ फर्स्ट वाला रो चेंज होगा, सेकंड वाला रो चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं वी आर चेंजिंग फर्स्ट रो। और क्या चेंज करने वाले, फर्स्ट रो में सेकंड रो ऐड करना है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट में मतलब 15 में अगर 3 ऐड करोगे तो 15 प्लस 3 कितना होगा, 18। वैसे ही 21 में अगर -2 करोगे, 21 में -2 करोगे तो ये कितना होगा, 19। सेकंड रो में कोई चेंज होगा क्या, नहीं, सेकंड रो वैसा का वैसा रहेगा। तो ये 3 और -2 ये वैसा का वैसा रहेगा। तो हम लोग जैसे रो में कर रहे हैं वैसे हम लोग कॉलम में कर सकते हैं। किसी भी रो में कोई और रो ऐड कर सकते हो, किसी भी कॉलम में कोई और कॉलम ऐड कर सकते हो, बट इंटरचेंज नहीं करना है। तो रो में कॉलम ऐड कर दिया, कॉलम में रो ऐड कर दिया, ये नहीं चाहिए। तो पहले 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड है। सबसे पहले रोज को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड, किसी भी रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट जब हम लोग किसी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रो के सारे एलिमेंट्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने चाहिए। किसी कॉलम को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कॉलम के सारे एलिमेंट्स भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने चाहिए। बस वो कांस्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड, किसी भी रो में कोई और रो को ऐड कर सकते हो, या फिर किसी भी कॉलम में कोई और कॉलम को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बट ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते वक्त हमें ध्यान देना है, व्हेन एनी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, रो ट्रांसफॉर्मेशन नॉट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आर अप्लाइड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन ए बी इक्वल टू सी। लेट्स से तुम्हारे पास एक इक्वेशन दिया है, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। अब इसमें जब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई होगा वही ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड में अप्लाई होगा। तो राइट हैंड साइड में सी में भी वही चेंजेस हो गए जो चेंजेस हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में करें। बट लेफ्ट हैंड साइड में चेंजेस करते हो तो क्वेश्चन ये आता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर कर रहे हैं तो किस में करना चाहिए, मैट्रिक्स ए में करना चाहिए कि मैट्रिक्स बी में करना चाहिए। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा प्री फैक्टर होता है। प्री फैक्टर मतलब हमेशा वो पहले वाले मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है, सेकंड वाला मैट्रिक्स वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चीज नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखता हूँ, मैट्रिक्स ए मैंने डिफाइन कर दिया 2 3 4 5, मैट्रिक्स बी यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया लेट्स से 2 और 1। जब मैं ए इंटू बी कर रहा हूँ और इसमें मैं लेट्स से सी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ए और बी में सॉरी लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन हमें राइट साइड में अप्लाई करना है। बट लेट्स से मैं यहाँ पे लिखा है रो वन चेंजेस टू रो वन प्लस रो टू। तो ये जो रो वन हमें चेंज करना है, क्या चेंज करना है, रो वन में रो टू के एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो राइट साइड में तो सिंपल है, राइट साइड में एक ही मैट्रिक्स है सी, तो ये पूरा का पूरा सी में जाएगा। बट लेफ्ट साइड में क्वेश्चन ये आता है कि ये जो चेंज करना है तो मैट्रिक्स बी का रो वन चेंज करना है या मैट्रिक्स ए का रो वन चेंज करना है। तो हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन पहले वाले मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होता है, जब हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सेकंड मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए चेंज होगा, मैट्रिक्स बी अनचेंज रहेगा। तो मैट्रिक्स ए अगर मैं लिखने जाऊंगा
मैट्रिक्स ए को मुझे चेंज करना है। मैट्रिक्स ए में क्या चेंज करना है? फर्स्ट रो को चेंज करना है। और उसमें क्या करना है? फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट ऐड करना है सेकंड रो के। तो फर्स्ट रो में सेकंड रो ऐड करोगे, 2 + 4 6। उसके बाद फर्स्ट रो में सेकंड ऐड करोगे तो 3 + 5 8। और सेकंड रो एज इट इज रहेगा, तो सेकंड रो 4 और 5 एज इट इज रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैट्रिक्स बी का क्या करें? मैट्रिक्स बी में कोई चीज नहीं करना है, जो भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन करना था फर्स्ट वाले मैट्रिक्स पे होगा। तो मैट्रिक्स बी वैसा का वैसा रहेगा। मैट्रिक्स बी क्या था? 2 और 1 इक्वल टू, और जो सी मैट्रिक्स होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन उसमें भी अप्लाई करना है। तो हमेशा ध्यान देना, रो ट्रांसफॉर्मेशन कौन से वाले मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स पे, ना कि सेकंड वाले मैट्रिक्स पे। हाँ, अगर एक ही मैट्रिक्स है, मतलब एक ही मैट्रिक्स है, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। बट अगर दो मैट्रिक्स है तो हमेशा ध्यान देना, रो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट वाले पे अप्लाई होगा, ना कि सेकंड वाले पे। बट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड वाले पे अप्लाई होगा, उसमें फर्स्ट वाला अनचेंज्ड होगा, सेम रहेगा। अब फाइनली इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालना है फाइनली हम लोग समझेंगे। तो देखो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए दो मेथड्स हैं। एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इनवर्स निकालो, या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके इनवर्स निकालो। पर इनवर्स निकालने के लिए, फॉर अ मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स सच दैट A into A inverse should be identity matrix, या फिर A inverse into A should be identity matrix। पहले तो इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या वो समझो। इनवर्स मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स कि उसको अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, उसको अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या? बेसिकली ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर तुम ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको एंड में मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स को अगर इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। या फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई, ये होता है पोस्ट मल्टीप्लाई, ये होता है प्री मल्टीप्लाई। दोनों में फर्क क्या है मैं वो समझा दूंगा जैसे जैसे हम लोग मेथड्स करें। बट मतलब क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स कि उसको ओरिजिनल के साथ मल्टीप्लाई करने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो हमको इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढना है। ओरिजिनल मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया होगा, हमको इनवर्स ढूंढना होगा। मतलब हमें ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है कि वो ओरिजिनल से मल्टीप्लाई होने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढने के टोटल दो मेथड्स है। पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी दो मेथड है, एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो। पहले बात करते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ये मेथड अप्लाई करेंगे, सिंपल स्टेप 1 से आखिरी स्टेप तक सिर्फ रो में चेंजेस करने, कॉलम में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब हम लोग रो 1 प्लस रो 2 कर सकते हैं, रो 2 प्लस रो 3 कर सकते हैं, रो 1 इंटरचेंजेस विद रो 2 कर सकते हैं, या फिर रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट कॉलम में कोई चेंजेस हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन करने, कॉलम में कोई चेंजेस नहीं करना। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर हमें इनवर्स निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालना है, तो उसके लिए स्टेप्स देखो क्या। सबसे पहले कैलकुलेट द डिटरमिनेंट, इट शुड नॉट बी जीरो। सबसे पहला स्टेप, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करे। बट अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो खत्म, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डायरेक्टली लिख देना इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वैसा होगा नहीं। बट पहला स्टेप क्या होगा? डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, डिटरमिनेंट शुड बी नॉन जीरो, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सेकेंड, यूज द इक्वेशन a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। अब इसमें हम लोग प्री मल्टीप्लाई वाला इक्वेशन, सॉरी प्री नहीं, पोस्ट मल्टीप्लाई वाला इक्वेशन क्यों यूज करते हैं? देखो हमारे पास दो टाइप के इक्वेशन है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, या फिर ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। सबसे पहले तो ये समझो कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में लोग एक ही यूज करते हैं। मैंने ऊपर ही समझाया था, जब भी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन किस पे अप्लाई होता है? फर्स्ट मैट्रिक्स पे कि सेकंड मैट्रिक्स पे? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स पे। अब ये पूरे प्रोसेस में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर करके इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मुझे इस पे अप्लाई करने ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहले वाले मैट्रिक्स पे अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने तभी जाके रो मैट्रिक मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा। तो इसलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पहले ए लिखते हैं फिर ए इनवर्स लिखते हैं। बट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पता है दोनों में से कौन सा मैट्रिक्स चेंज होता है? सेकंड वाला मैट्रिक्स चेंज होता है, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है? ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर करके। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड वाले मैट्रिक्स पे लगता है, इसलिए यहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज होगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है? जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो इक्वेशन यूज करना है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नाउ वी विल कन्वर्ट मैट्रिक्स ए, ये जो मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट मैट्रिक्स, ऑफ लेफ्ट साइड
टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय फॉलोइंग रो ऑपरेशंस। तो मैट्रिक्स ए में कुछ भी दिया होगा, स्टेप बाय स्टेप हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते चलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होने चाहिए, नॉन डायगोनल सारे 0 होने चाहिए। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया है ए, उसको स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेस देखो क्या हो, जब हमारे पास मान लो मैट्रिक्स ए ऐसे दिया है, ए 1 1, अब इसको हम लोग 1 1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए A1। अगला होगा A12, इसको हम लोग A12 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट रो में तो है बट सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसलिए A12। अगला होगा A13, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है थर्ड कॉलम में। यहाँ पे होगा A21, अब ये A21 क्यों होगा, क्योंकि ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। वैसे ही अगर मैं सारे एलिमेंट्स लिखूं, A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अभी सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए, लेट्स से दिस इज योर मैट्रिक्स ए। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट करना है तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स 1 1 1 होने चाहिए, बराबर। और इसके अलावा ये तीन एलिमेंट्स और ये तीन एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो ये वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले ध्यान दो, हम लोग क्या अप्लाई करें, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करते हैं तो हम लोग इसमें सीक्वेंस फॉलो करेंगे कॉलम वाइज। इसका मतलब क्या है, अब सबसे पहले हमको यहाँ पे 1 चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको 1 बनाएंगे, तो कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे ताकि ये क्या हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि एक बार इसको 1 बना दिया, ये दोनों भी 0 होने चाहिए और ये भी 0 होने चाहिए, तो इसको पहले 0 बनाए या फिर इसको 0 बनाए। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे कॉलम वाइज, तो हमें कॉलम वाइज जाना है। तो पहले फर्स्ट कॉलम को सॉर्ट करना है, फिर सेकंड कॉलम को सॉर्ट करना है, फिर थर्ड कॉलम को हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसके नीचे के जो दोनों एलिमेंट्स है इनको 0 बनाएंगे, ताकि ये 1 0 0 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या लगता है, 1 लगता है, 0 0 लगता है, बराबर। फिर हम लोग सेकंड कॉलम जाएंगे, सेकंड कॉलम में सबसे पहले जहां पे 1 लगने वाला है वहां पे 1 लेके आओ। जैसे यहाँ पे हमको 1 लगने वाला है, तो पहले हम लोग इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाकी के दोनों को 0 में कन्वर्ट करेंगे, तो तुम्हारा सेकंड वाला कॉलम भी सॉर्ट हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम में हमें क्या करना है, थर्ड वाले एलिमेंट को पहले 1 में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाकी दोनों को 0 बोलेंगे। अब प्रोसेस क्या होगा, A11 को 1 बनाओ, तो रिड्यूस A11 टू 1, फिर A21 और A31 को 0 बनाओ, देन रिड्यूस A21 A31 टू 0। तो तुम्हारा जो फर्स्ट कॉलम है फिर वो सॉर्ट हो जाएगा 1 0 0, ऐसा सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर A12 A22 A32 वो जो एलिमेंट्स रहेंगे उनको वैसे ही हम लोग कर देंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट कॉलम सॉर्ट होने के बाद फिर हम लोग शिफ्ट हो गए सेकंड कॉलम पे। अब सेकंड कॉलम में पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हमको 1 चाहिए, तो जहां पे 1 चाहिए होता है पहले 1 लेके आओ, फिर बाकी को 0। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, A22 को 0। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखा है, रिड्यूस, सॉरी 0 नहीं, A22 को 1 बनाओ, रिड्यूस A22 टू 1, देन रिड्यूस A12 और A32 टू 0। इसको 1 बनाना है, इसको 0, इसको 0, तो तुम्हारा सेकंड कॉलम सॉर्ट होगा। उसके बाद ही हम लोग थर्ड कॉलम पे शिफ्ट हो गए। थर्ड कॉलम में सबसे पहले फोकस करेंगे 1 कहाँ पे चाहिए, जहां पे 1 चाहिए उसको पहले 1 बनाएंगे, फिर बाकी दोनों को 0 बनाएंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में सीक्वेंस कॉलम वाइज होगा। कॉलम में भी पहले जहां पे 1 चाहिए 1 लेके आओ, बाकी दो को 0 बनाओ। सेकंड कॉलम में आओ, जहां पे 1 चाहिए 1 बनाओ, बाकी दो को 0। थर्ड कॉलम में आओ, थर्ड में जहां पे 1 चाहिए वहां पे 1, बाकी दोनों को 0। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सब उल्टा होता है, पर पहला स्टेप सेम रहेगा। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द डिटरमिनेंट, इट शुड नॉट बी 0। डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। यूज द इक्वेशन A इनवर्स इनटू A इक्वल टू I। यहाँ पे इक्वेशन उल्टा है, ऊपर इक्वेशन क्या था, A इनटू A इनवर्स, यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, A इनवर्स इनटू A। अब एक चीज ध्यान देना, जब इसमें हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो कैलकुलेशन या फिर जो चेंजेस तुम अप्लाई करोगे, सेम चेंजेस राइट साइड में भी करने पड़ेंगे। तो LHS में जो चेंजेस हो गए वही RH में होगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में देखो हमारा सीक्वेंस कैसा हो, लेट्स से ये सेम मैट्रिक्स लेते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त हम लोग रो वाइज सीक्वेंस फॉलो करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम वाइज सीक्वेंस फॉलो करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में रो वाइज सीक्वेंस फॉलो करना है। तो पहले हम लोग सिर्फ फर्स्ट रो को सॉर्ट करने का देखेंगे। तो इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो पहले इसको 1 बनाओगे, इन दोनों को 0। तो A11 को 1 बनाओ, A12 और A13 को 0। तो पहला स्टेप क्या है, A11 को 1 बनाओ, A12 और A13 को 0। फिर फर्स्ट रो सॉर्ट होने के बाद सेकंड रो पे आ जाओ। सेकंड रो में
जहां पे तुमको 1 चाहिए पहले उस पर फोकस करो। तो यहाँ पे तुमको 1 चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, तो पहले A22 को 1 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखा है, A22 को 1 बनाओ, फिर A21 A23 को 0 बनाओ। थर्ड स्टेप में क्या लिखा है, A33 को 1 बनाओ, बाकी दोनों को 0। तो जब हम लोग सेकंड रो को सॉर्ट कर देंगे, फिर हम लोग थर्ड वाले रो पे आएंगे। थर्ड रो में पहले फोकस करेंगे 1 कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे इसको 1 बनाएंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में रो वाइज सीक्वेंस जाना है। रो वाइज में भी पहले जहां पे 1 चाहिए वहां पे 1 लेके आओ, फिर दोनों को 0 बनाओ। सेकंड रो में आओ, सेकंड रो में जहां पे 1 चाहिए 1 बनाओ, दोनों को 0 बनाओ। सेम प्रोसेस थर्ड रो के लिए। एक बार तुम ये दोनों मेथड्स मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों के अगर एक एक क्वेश्चन अगर तुम कर लो, एक एक क्वेश्चन में यहाँ पे करवाओगा, वो क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो उसमें तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्रोसेस क्या फॉलो। अब सेकंड मेथड सीखने से पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेगा और चेक करेगा कि डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं। हमको 0 नहीं चाहिए। डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे मॉड का सिंबल था ना वैसे ही डिटर्मिनेंट का सिंबल। तो डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं तुमको ऑलरेडी पता है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो, सबसे पहले ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको फिक्स करेंगे। इसको अगर तुमने फिक्स कर दिया तो इसका रो और इसका कॉलम इग्नोर करना है। हमने किसको फिक्स किया है, 2 को फिक्स किया है, तो उसका रो उसका कॉलम इग्नोर। तो 2 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, फिर ब्रैकेट में देखो क्या है, बाकी के जो 4 एलिमेंट्स है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 3 3, तुरंत माइनस साइन देना है, तुरंत माइनस साइन देना है। फिर 1 इंटू 0 0। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट का रो मतलब फर्स्ट एलिमेंट का रूल खत्म हो गया, अब हम लोग सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे। तो जैसे हमने 2 को फिक्स किया था, इस बार हम लोग किसको फिक्स करेंगे, 0 को फिक्स करेंगे। 0 को अगर फिक्स कर रहे हो तो इसका रो और इसका कॉलम इग्नोर करना है, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब ध्यान देना, जो भी सेकंड एलिमेंट होता है, अभी यहाँ पे फॉर्चुनेटली 0 है तो यहाँ पे प्लस लगाओ माइनस लगाओ फर्क नहीं पड़ता। बट जब हम लोग सेकंड वाला एलिमेंट फिक्स करते, सेकंड वाला जब एलिमेंट हम लोग फिक्स करते तो उसके साथ नेगेटिव साइन देना। फिर ब्रैकेट में बाकियों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 3 15, माइनस 0 इंटू 0 0। फिर जैसे ही थर्ड सेकंड एलिमेंट हो गया, अब हम लोग थर्ड एलिमेंट पे शिफ्ट हो गए। तो थर्ड एलिमेंट ये है, इसको हम लोग फिक्स करेंगे। इसको जब फिक्स करोगे तो इसका रो इसका कॉलम माइनस करो। थर्ड एलिमेंट के साथ माइनस साइन, मतलब जो भी ये थर्ड एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट जो हमने फिक्स किया था इसके साथ प्लस साइन था, सेकंड एलिमेंट जब फिक्स कर रहे हो तो इसके साथ माइनस साइन है, थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस साइन होना चाहिए। थर्ड एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, प्लस साइन, बट ये इटसेल्फ माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन की जगह पे माइनस साइन आएगा। ध्यान देना, थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस साइन होना चाहिए। तो लॉजिकली कैसा होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, और फिर जो भी एलिमेंट है वो होना चाहिए था। बट यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ, -1। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, बाकियों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 1 0। तो 5 इंटू 1 5 माइनस 0 इंटू 1 0। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 3, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू एनीथिंग 0 होगा, तो इसका तो कोई रूल बचा ही नहीं, ये खत्म हो गया। 5 माइनस 0 5, 5 इंटू -1 -5 होगा, तो 6 माइनस 5 1। तो यहाँ पे तुम्हारा डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। बराबर, डिटर्मिनेंट अगर 0 होता तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, बट डिटर्मिनेंट अगर नॉन 0 मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अब स्टेप 2 हमारा मेन स्टार्ट होगा, विच इज जो भी हमको ट्रांसफॉर्मेशन वो करना है। बट ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले हमें इक्वेशन कौन सा यूज करना है, ए इंटू ए इनवर्स वाला या ए इनवर्स इंटू ए। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग इनवर्स सॉरी इक्वेशन कौन सा यूज करते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए तुमको ऑलरेडी पता है, ए इनवर्स हमको निकालना है। मैट्रिक्स आई का क्या करो, मैट्रिक्स आई भी तुमको पता है, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर का
हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये इक्वेशन के हिसाब से मैट्रिक्स ए का जो भी वैल्यू है वो वैसे के वैसे लिखना है। तो मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या था, 2 0 -1 5 1 0 और उसके बाद 0 1 3 मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स वैसा का वैसा रहेगा। तो ए इनवर्स में कोई चीज नहीं करना है, इक्वल टू, अब मैट्रिक्स आई हमें खुद लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 बराबर। ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारा एम क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जो रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करोगे वही सेम यहाँ पे करना है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कैसा सीक्वेंस फॉलो करते हैं, कॉलम वाइज सीक्वेंस फॉलो करते हैं। मतलब फर्स्ट कॉलम को पहले सॉर्ट करेंगे, फिर सेकंड कॉलम पे फोकस करेंगे, फिर थर्ड कॉलम पे। अब फर्स्ट कॉलम को सॉर्ट करना है तो फर्स्ट कॉलम में जहां पे तुमको 1 चाहिए पहले तो वहां पे 1 लेके आओ। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके यहाँ पे हमको 1 लेके आना है। अब अगर तुम देखोगे 2 में 5 ऐड करो, या देखो यहाँ पे हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना। मतलब तो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके यहाँ पे 2 की जगह पे 1 लेके आना है। बट मैं अगर 2 में 5 ऐड भी करूँ तो भी 1 आएगा, 2 में 5 सब्ट्रैक्ट भी करूँ तो भी 1 आएगा। अगर मैं 2 में ये -1 करता तो बना सकता था, बट ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हमको क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर 2 की जगह पे 6 होता, अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 6 होता, फिर 6 - 5 में अगर करता तो 1 आ जाता। 2 की जगह पे 6 अगर यहाँ पे होता, फिर रो 1 में से रो 2 अगर मैं माइनस करता तो 1 आता। बट यहाँ पे 6 है, क्या क्या यहाँ पे हम लोग 6 लेके आ सकते हैं? हाँ, कैसे? फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रो 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, रो 1 चेंजेस टू 3 इंटू आर। तो सिर्फ फर्स्ट रो चेंज होगा, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट रो को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 3 -3, तो ये होगा 6 0 -3। सेकेंड रो वैसे ही रहेगा, थर्ड रो भी वैसे ही रहेगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने लेफ्ट साइड में किया है वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट साइड में होना चाहिए। लेफ्ट साइड में जो किया है वही सेम राइट साइड में होना चाहिए। तो राइट साइड में भी फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 3 0, तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 1 0 0 0 1। सेकेंड और थर्ड रो वैसे के वैसे। तो अब फर्स्ट रो में से सेकेंड रो अगर माइनस करोगे, 6 में से 5 माइनस करोगे तो क्या यहाँ पे 1 जनरेट हो जाएगा। तो हमारा जो एम है यहाँ पे 1 लेके आना, वो हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज किसको करना है, फर्स्ट रो को। क्या चेंज करना है, फर्स्ट रो में से सेकेंड रो माइनस करना है। तो यहाँ पे 6 में से 5 माइनस करोगे तो 6 - 5 1 होगा। 0 में से 1 माइनस करोगे तो ये -1 होगा। -3 में से 0 माइनस करोगे तो ये -3 होगा। फर्स्ट रो चेंज हो गया, सेकंड और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड और थर्ड रो वैसे ही रहेगा। 5 1 0 0 1 3। ए इनवर्स इज इक्वल टू सेम ट्रांसफॉर्मेशन जो लेफ्ट में किया है वही राइट साइड में अप्लाई होगा। तो रो 1 माइनस रो 3 -0 3, 0 -1 -1, 0 -0 0। तो 3 -0 3, 0 -1 -1, 0 -0 0। बाकी दोनों रोज वैसे के वैसे सेम रहेंगे। अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ये जो 1 आ गया ये तो हो गया सॉर्ट। तो इस कॉलम में रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कॉलम वाइज आते हैं। तो इस कॉलम में 1 के बाद यहाँ पे 0 होना चाहिए और यहाँ पे 0 होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 कैसे बनाना है, देखो इसमें से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा। बट डायरेक्टली हम लोग किसी भी रो में से कोई एलिमेंट माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं। हमारे पास 3 ही ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड है। या तो तुम किसी रो को किसी और रो से माइनस करो, ऐड करो, या फिर किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 5 में से अगर मैं फर्स्ट रो माइनस करूँ, 5 -1 करूँ तो भी 4 आएगा। बट अगर मैं ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, लेट्स से अगर मैंने ऐसे लिख दिया, हमें सेकेंड रो को चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे R2 लिखेंगे। R2 में हमें क्या चेंज करना है, R2 में से
R1 अगर माइनस करूंगा तो 5 माइनस 1 4 होगा, बट R1 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा, तो जैसे इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 5 5, फिर 5 माइनस 5 0, तो हमें रो 2 में से क्या माइनस करना है, रो 1 माइनस करना है कि 5 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस करना है, हमें 5 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस करना है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, जब हम लोग लिखते हैं 5 इंटू आर, तो लोगों को क्या लगता है कि 5 इंटू R1 मतलब पहले रो 1 को चेंज करना है, नहीं, हम लोग रो 1 को चेंज कर ही नहीं रहे, हम लोग सिर्फ किसको चेंज कर रहे हैं, रो 2 को, और रो 2 में से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, 5 टाइम्स ऑफ R1। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे रो 2 में से 5 टाइम्स ऑफ R1 माइनस करेंगे, तो फर्स्ट रो वैसा का वैसा रहेगा, थर्ड रो वैसा का वैसा रहेगा, बस सेकेंड रो में चेंज करना है। सेकेंड रो में क्या करना है, सेकेंड रो के एलिमेंट में से 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो माइनस करना है, तो सेकेंड रो के एलिमेंट में से 5 में से इसका 5 टाइम्स, 1 इंटू 5 5, 5 माइनस 5 0। उसके बाद सेकेंड रो में से, मतलब देखो यहाँ पे 1 में से क्या माइनस करना है, 5 इंटू R1, तो ये 1 में से क्या माइनस करना है, 5 इंटू R1, यहाँ पे R1 क्या है, -5 -1, तो -5 इंटू -1 कितना होगा, +5, तो ये क्या होगा 1 + 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। वैसे ही अगले के लिए यहाँ पे क्या है 0, तो सेकेंड रो में से हमें क्या माइनस करना है, 5 टाइम्स ऑफ R1, तो 5 टाइम्स ऑफ R1, तो 0 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 3 15, तो 0 + 15 ये कितना होगा, 15 होगा। तो ये A इनवर्स वैसा का वैसा रहेगा। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लेफ्ट साइड में किया था, क्या था हमारा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 5R, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लेफ्ट साइड में किया है वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग राइट साइड में करेंगे। तो राइट साइड में भी सिर्फ कौन सा रो चेंज होगा, सेकंड, फर्स्ट रो और थर्ड रो वैसे के वैसे लिख दो। बस सेकेंड रो में हमें चेंज करना है, तो हमें क्या चेंज करना है, सेकेंड रो के एलिमेंट में से 0 में से 5 टाइम्स ऑफ R1, 5 टाइम्स ऑफ 3 ये माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 इंटू 3 15, तो यहाँ पे क्या आएगा -15। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड स्टेप, ये जो 1 है R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, R1 में क्या लिखा है यहाँ पे -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 1 5, तो 1 + 5 यहाँ पे 6 आ जाएगा। वैसे ही अब 0 माइनस 5 इंटू 0 करोगे तो ये तो 0 ही रहेगा। अब लेफ्ट साइड में अगर तुम नोटिस करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से 1 0 0 चाहिए था, 1 0 0 आ गया, तो फर्स्ट कॉलम सॉर्ट हो गया। अब हम लोग सेकंड कॉलम पे आ गए। सेकंड कॉलम में जहां पे तुमको 1 चाहिए होता है पहले उस पर फोकस करो, तो यहाँ पे तुमको 6 की जगह पे क्या चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 6 की जगह पे अगर तुमको 1 चाहिए तो 6 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, 5 सब्ट्रैक्ट करना है, बट यहाँ पे भी 5 नहीं, यहाँ पे भी 5 नहीं, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रो को चेंज करना है। सेकेंड रो में से अगर मैं 5 टाइम्स ऑफ R3 माइनस करता हूं, जैसे सेकेंड रो में क्या है 6, इसमें से अगर मैं इसका 5 टाइम्स, 1 का 5 टाइम्स कितना होगा 5, तो 6 माइनस 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा 1, बराबर। तो सेकेंड रो में से ये माइनस करेंगे। अब हम लोग ये वाला रो क्यों नहीं यूज कर रहे, इसमें से ये माइनस करते थे तो भी हो सकता था, बट अगर तुम ये रो में से ये माइनस करोगे तो 0 माइनस ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा। अब हमको क्या ध्यान देना है कि ये एलिमेंट्स चेंज नहीं होने चाहिए, ये वैसे के वैसे होने चाहिए। तो अगर मैं सेकंड रो में से थर्ड रो अगर माइनस करूंगा तो ये तो चेंज होगा, और वही यहाँ पे करूंगा, 0 में से कुछ भी माइनस करो तो ये 0 इंटू 0 ये 0 ही रहेगा, तो ये एलिमेंट्स कभी चेंज होंगे क्या, नहीं। तो अब हमें क्या करना है, सेकेंड रो में से 5 टाइम्स ऑफ रो 3 माइनस करना है। तो फर्स्ट रो वैसा का वैसा रहेगा 1 -1 -3, थर्ड रो वैसा का वैसा रहेगा 0 1 3। अब सेकेंड रो के कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले 0 -5 इंटू R3 क्या है 0, 5 इंटू 0 कितना होगा 0 होगा, 0 माइनस 0 कितना होगा 0, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है 6 -5 इंटू रो 3 में क्या लिखा है 1, तो 5 इंटू 1 5, तो 6 माइनस 5 ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 लिखा है -5 इंटू थर्ड रो, तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 15 0, तो ये हो गया तुम्हारा, जहां पे तुमको 1 चाहिए था वहां पे 1 आ गया।
तो यहाँ पे हमको 1 चाहिए था, यहाँ पे। अब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। अब अगर मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, अगर मैं फर्स्ट वाले रो में सेकेंड रो ऐड कर देता हूँ, -1 में +1 अगर मैं कर दूंगा तो क्या ये 0 हो जाएगा? और यहाँ पे मैं 1 + 0 करूंगा तो ये 1 ही रहेगा, और हमको ये 1 ही चाहिए था, तो हमारा ये भी हो जाएगा कि ये 0 हो जाएगा और ये वैसे के वैसे रहेगा। तो हमें अगला ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट रो को चेंज करना है और फर्स्ट रो में सेकेंड रो ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने राइट साइड में वो किया है, तो ये जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, सेम कैलकुलेशन राइट साइड में करना है। जैसे ही राइट साइड में करोगे तो फर्स्ट रो सेम रहेगा 3 -1 0, सेकंड रो सेम रहेगा, सॉरी थर्ड रो सेम रहेगा 0 0 1। सेकंड रो में हमें चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे सेकंड रो में क्या लिखा है, -15, इसमें से क्या माइनस करना है, 5 इंटू R3। यहाँ पे R3 क्या है, 0, तो 5 इंटू 0 कितना होगा, 0, तो ये -15 वैसे ही रहेगा, फिर ये 6 भी वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है 0, इसका कैलकुलेशन देखो, 0 -5 इंटू R3, तो 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 ये 5 हो जाएगा, 0 -5 ये -5 होगा। अब अगला अगर हम लोग स्टेप करेंगे, तो अगला स्टेप हमारा क्या है, R1 में चेंज करना है, R1 + R2, 1 + 0 1 ही रहेगा, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, -3 + 0 ये -3 होगा। सेकेंड रो सेम रहेगा, थर्ड रो भी सेम रहेगा, तो सेकेंड रो को वैसे के वैसे रखो, 0 1 0 0 1 3, ए इनवर्स एज इट इज इक्वल टू, अब रो 1 + रो 2 ये सेम ऑपरेशन सेकेंड इसमें भी करना है, तो 3 और -15 इसको ऐड करोगे तो -12 होगा, -1 + 6 ये 5 हो जाएगा, और फाइनली 0 -5 ये -5 होगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, -15 6 -5 0 0 1। अब सेकेंड कॉलम में हमको यहाँ पे 1 चाहिए था, 1 आ गया, यहाँ पे 0 चाहिए था, 0 आ गया, अब यहाँ पे भी 0 चाहिए, अब यहाँ पे 0 कैसे लोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, तो अगला स्टेप क्या होगा, R3 को चेंज करना है, R3 में से कौन सा रो माइनस करना पड़ेगा, रो 2 माइनस करना पड़ेगा, तो फर्स्ट रो वैसे रहेगा 1 0 -3, सेकंड रो वैसे रहेगा 0 1 0, थर्ड रो में अगर हम लोग चेंज करें, थर्ड रो में से सेकंड रो माइनस करना है, 0 -0 ये 0 रहेगा, 1 -1 0 3 -0 3 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब सेम ऑपरेशन राइट साइड में, तो फर्स्ट रो वैसे रहेगा -12 5 -5, सेकंड रो वैसे रहेगा -15 6 -5, थर्ड रो में हम लोग चेंज करेंगे, थर्ड रो में हम लोग क्या करने वाले, थर्ड रो में से सेकंड रो माइनस करेंगे, 0 माइनस ऑफ -15 तो ये +15 होगा, उसके बाद 0 -6 तो ये -6 होगा, 1 माइनस ऑफ -5 मतलब 1 + 5 तो ये 6 हो जाएगा। अब सेकंड कॉलम भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मैच हो रहा है, अब आते हैं हम लोग थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम में सबसे पहले हमें फोकस करना है कि 1 कहाँ पे चाहिए, हमको यहाँ पे 1 चाहिए, बराबर, तो यहाँ पे अगर 1 चाहिए, अब यहाँ पे तो एकदम सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 3/3 क्या 1 हो जाएगा, 0 को 3 से डिवाइड करोगे ये 0 ही रहेगा, इसको भी 3 से डिवाइड करोगे तो ये 0 ही रहेगा, तो ये दोनों सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ थर्ड वाले रो को 3 से डिवाइड करना, तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा, R3 को डिवाइड करना है, R3 चेंजेस टू R3/3, तो थर्ड रो को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो थर्ड रो को जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स देखो, फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा 1 0 -3, सेकंड वैसे ही रहेगा 0 1 0, बट थर्ड रो को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 0/3 0 0/3 0 3/3 1, यहाँ पे 0 0 1 आ जाएगा, सेम प्रोसेस राइट साइड में, फर्स्ट रो वैसे रहेगा -12 5 -5, सेकंड रो वैसे रहेगा -15 6 -5, थर्ड रो को 3 से डिवाइड करना है, 15/3 5 -6/3 -2 6/3, अब बस आखिरी स्टेप बचा है हमारा, यहाँ पे 1 चाहिए था 1 आ गया, यहाँ पे 0 चाहिए था 0 आ गया, बस ये -3 की जगह पे हमें क्या करना है, 0 लेके आना है, -3 में क्या ऐड करोगे तो 0 होगा, +3 करोगे, -3 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो 0 होगा क्या, नहीं, बट ये 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये 3 इसमें ऐड करूंगा तो ये 0 होगा, तो अब हमें अगला प्रोसेस क्या करना है, R1 को चेंज करना है,
R1 में क्या ऐड करना है, सिर्फ R3 ऐड करके होगा क्या, नहीं, 3 टाइम्स ऑफ R3 ऐड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसमें 3 टाइम्स ऑफ R3 में थर्ड एलिमेंट क्या है 0, 3 टाइम्स ऑफ 0 अगर ऐड करोगे तो 1 प्लस 0 ये 1 ही रहेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये 1 वैसे के वैसे रहेगा। वैसे ही 0 इंटू सॉरी, ये 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, और इसमें ऐड करोगे तो ये भी 0 ही रहेगा। -3 फर्स्ट रो में क्या है -3, प्लस इसमें क्या ऐड करना है 3 टाइम्स ऑफ R3, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 इंटू 1 3, -3 प्लस 3 0, तो यहाँ पे -3 प्लस 3 करोगे तो ये आ जाएगा फाइनली 0। बाकी ये वैसे ही रहेगा, जो हमने लेफ्ट साइड में किया है वही हम लोग राइट साइड में भी करेंगे। राइट साइड में भी हमें क्या करना है, फर्स्ट रो में 3 टाइम्स ऑफ R3 ऐड करेंगे, तो फर्स्ट रो में 3 टाइम्स ऑफ R3, यहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है -12, इसमें क्या ऐड करना है 3 टाइम्स ऑफ थर्ड रो, तो 3 टाइम्स ऑफ 5 मतलब 15 ऐड करना है, -12 प्लस 15 यहाँ पे 3 आएगा। फिर 5 में क्या ऐड करना है 3 टाइम्स ऑफ -2, 3 टाइम्स ऑफ -2 -6, 5 में -6 करोगे तो ये -1 होगा। फिर 3 टाइम्स ऑफ 2 6, -5 में 6 ऐड करोगे तो ये 1 हो। बाकी सब वैसा का वैसा। अब एक बार तुम्हारा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ गया है तो बस ये जो राइट साइड में लिखा है दिस इटसेल्फ इज योर इनवर्स मैट्रिक्स, तो यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2, दिस इज योर इनवर्स मैट्रिक्स। तो लेफ्ट साइड में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है तो राइट साइड में जो भी लिखा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स। दिस इज योर रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का।